और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं असम में चल रहे मिशन जिंदगी के साथ। असम में आई बाढ़ की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा और बाढ़ और बारिश का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस बाढ़ की चपेट में असम के 34 जिले आ चुके हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 55 लाख तक जा पहुंची, लेकिन उन्हें लगातार सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि असम को बाढ़ से जल्द ही राहत भी मिल सकती है। खुद असम के सीएम ने रेस्क्यू के मिशन का मोर्चा संभाला और बुजुर्ग बच्चों को बचाने के लिए राहत में लगे जवानों ने अपनी सारी की सारी ताकत इस वक्त झोंक डाली है। कुदरत के कहर के बीच मिशन जिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। पानी को चीरते हुए लाइफ बोट मिशन पर चल पड़ी है। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में देवदूतों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक एक जिंदगी बेशकीमती है, एक एक जान अनमोल है। लिहाजा लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए जलदूतों ने अपनी ताकत झोंक दी है। शहर दरिया बन चुके हैं, गांव समंदर, लेकिन कोई इलाका नहीं जहां बाढ़ का पानी न पहुंचा हो। ऐसा कोई घर नहीं जहां पानी का पहरा न हो। मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर मोर्चे पर डटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, चलने फिरने में असमर्थ इस बुजुर्ग को जवानों ने कंधे के सहारे उठा लिया है। इस बुजुर्ग महिला को भी जलवीरों ने कंधों पर उठाकर गलियों के बीच से सुरक्षित निकालते हुए दूर खड़ी नाव तक ले गए और बाकी लोगों के साथ सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। लाइफ गार्ड और रस्सियों के जरिए भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ असम के लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। राज्य के 32 जिलों के 4,941 गांव सैलाब की चपेट में हैं। करीब 100 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। जान पर आफत बन चुके बाढ़ से बचने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है। आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। 845 रिलीफ कैंप के जरिए राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाके में 1025 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं। राहत शिविरों में 2,71,000 लोगों ने शरण ले रखी है। कोपिली, दिसांग और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ के पानी से न सिर्फ इंसान और जानवर प्रभावित हुए हैं, बल्कि 1 लाख हेक्टेयर के करीब फसलें पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं। तस्वीरें कछार जिले के सिलचर की हैं, जहां पानी ही पानी है। सिलचर शहर की सबसे बड़ी मार्केट फाटक बाजार, जानीगंज, प्रेमतोला, रंगीर खारी इलाके में पानी पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। बराक नदी का पानी हर घर में घुस चुका है। मुश्किल यह है कि किसी की मौत पर उसे शमशान ले जाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शमशान में भी पानी लबालब भरा है। बाढ़ के चलते असम में कई घर तबाह हो गए हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं। घरों के चारों ओर पानी ने पहरा डाल दिया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या आ रही है। अपने अपने घरों में लोग बंधक बन चुके हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन को हर संभव मदद मुहैया कराने में जुटी है। नाव के जरिए लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उन्हें रहने, खाने पीने, दवा मुहैया कराई जा रही है। किसी भी विकट स्थिति से बचने के लिए जलदूत मुस्तैद हैं। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह और गुवाहाटी से पल्लवी बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
असम में बाढ़ त्रासदी के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने न केवल बाढ़ से प्रभावित इलाकों के हालात देखे बल्कि लोगों से भी उनका हालचाल जाना, मुश्किलों को समझा। सीएम हिमंता ने हर उस मुमकिन साधन का इस्तेमाल किया जो उन्हें सीधे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सूबे में चारों तरफ पसरे पानी ने बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी है जिसे देखने का मुमकिन तरीका कोई भी हो, राज्य के मुख्यमंत्री को उससे गुरेज नहीं। राज्य के नगाव इलाके में दौरे पर निकले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसके लिए ट्रेन के इंजन में भी सफर करने से परहेज नहीं किया, ताकि उन्हें बाढ़ के कहर के हालात साफ साफ दिखाई दे सके। अपने इस सफर में मुख्यमंत्री शर्मा ने देखा कि किस तरह उनके ट्रैक के इर्द गिर्द पानी ने अपना जाल बिछा रखा है और इससे बचने की जद में लोग पटरियों के किनारे तक पहुंच गए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। सिर्फ ट्रेन से ही नहीं, पानी में उतरे बिना शायद बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझ पाना नामुमकिन है। यही वजह है कि लाइफ जैकेट पहनकर मुख्यमंत्री हिमंता ने बोट का सफर करने से भी गुरेज नहीं किया। वो एनडीआरएफ जवानों की टुकड़ी के साथ बोट में भी सफर करते देखे गए। हालांकि बाढ़ से घिरे लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर भावुक नजर आए। हर जगह उनसे फरियाद करने वाले, गुहार लगाने वालों की भीड़ रही। सीएम भी बेतकल्लुफ उन्हें सुनते दिखाई दिए। सरकार के साथ ये भरोसा दिलाने के लिए कंधे पर हाथ रखने से भी नहीं चूके। असम के 32 जिलों के 4,941 गांवों में 54 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 3 लाख लोगों ने शिविरों में पनाह ले रखी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज के जवान राहत और बचाव में लगे हुए हैं। दारांग, बारपेटा और कामरूप इलाकों में सेना की 7 कंपनियां दिन रात युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। ये जवान जगह जगह फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सेना के जवानों के इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। 24/7 इस सहायता में जुटे हुए हैं। देखिए, आपने भारतीय सेना की बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने और देखे होंगे। इसी कड़ी में आपको भारतीय फौज के जांबाजों की एक और बहादुरी के बारे में सुनाते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में फंसे कुछ लोगों को सेना के जवानों ने जान पर खेलकर बचाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी किया। बर्फीले तूफान से लड़कर बच्चों को बचाने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आई हैं, जो इस बात की गवाही है कि कैसे भारतीय फौज के जवानों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से इन लोगों की जिंदगी बचाई। बताया गया कि बकरवालों का एक समूह ऊंचाई वाले इलाके में बर्फीले तूफान की चपेट में फंस गया है, जिसकी सूचना मिलते ही सेना के जवानों ने बिना समय गंवाए इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज ने सेना के ऑपरेशन में खलल डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद जवानों ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। बर्फ से ढके पहाड़ों और बर्फीले रास्तों को चीरते हुए वो लोगों तक पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। बर्फबारी के बीच फिसलन भरे रास्तों पर बच्चों का चल पाना बेहद मुश्किल था, मगर जवानों ने अपने मजबूत इरादों से इस मुश्किल काम को आसान बना दिया और बच्चों को अपनी पीठ पर उठा लिया, जबकि बाकी लोगों को सधे हुए कदमों के साथ नीचे लेकर आए। इससे पहले भी कई मौकों पर सेना के जवानों ने देवदूत बनकर मुश्किल हालात में घाटी के लोगों की मदद की और एक बार फिर जवानों ने अपनी बहादुरी से लोगों का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो का नया सैटेलाइट GSAT-24 फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कर दिया गया है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की नई मिसाल है। इससे देश में DTH और टेलीकॉम सर्विसेज को नई रफ्तार मिलने वाली है। अनंत अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई उड़ान। GSAT-24 बना इसरो की कामयाबी की नई पहचान। इसरो का GSAT-24 सैटेलाइट फ्रेंच गुयाना से कामयाबी की नई इबारत लिखने अंतरिक्ष में रवाना हो गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एरियन स्पेस ने भारत के इस विशाल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में तैनात कर दिया। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस सैटेलाइट को टाटा कंपनी को लीज पर दिया है। GSAT-24 एक 24 क्यू बैंड संचार उपग्रह है। इसका वजन 4180 किलोग्राम यानी 4 टन से ज्यादा है। ये सैटेलाइट DTH प्रसारण में मददगार होगा। ये देश में हाई क्वालिटी टेलीविजन सर्विस देगा। इससे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में मदद मिलेगी। GSAT-24 सैटेलाइट और इससे जुड़े उपकरणों को 18 मई को C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए लॉन्च साइट पर भेजा गया था। वहां पूरी जांच पड़ताल के बाद इसे लॉन्च किया गया। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस सैटेलाइट को पहले डिमांड ड्रिवन मिशन के तहत लॉन्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नोएडा में अब ट्रैफिक के मोर्चे पर एक गुड न्यूज आई है। दरअसल जाम और चालान दोनों मामलों में यहां के लोगों को राहत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि हाईटेक कैमरास के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नकेल कसने का इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि मौके पर ही चालान का भुगतान करने की सुविधा भी मिल गई है। सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले सावधान, नंबर प्लेट बदलकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। नोएडा में ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं। ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर तीसरी नजर, हाईटेक कैमरों से बचना नामुमकिन। जी हां, नोएडा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों और अपराधियों पर तीसरी आंख के जरिए नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आए दिन गौतम बुद्ध नगर में लापरवाही से गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। नोएडा में 84 जगहों पर ऐसे कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने शहर के 84 चौराहों पर 1065 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए हैं। 20 चौराहों पर इन कैमरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना पर अथॉरिटी 64 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन कैमरों के संचालन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जो निगरानी के दौरान अनाउंसमेंट के साथ साथ स्थानीय पुलिस को जानकारी देगा। कैमरे रात और दिन काम करेंगे। ये कैमरे हाई स्पीड गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ने की क्षमता रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान भी इन कैमरों के जरिए होगा। हम लोग ओवर स्पीडिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। खासकर ये देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, जिसमें काफी संख्या में वाहन चलते हैं। इस जगह पे ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके लिए अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं, जिसके द्वारा ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं। ये चालान तत्काल जनरेट कर दिए जाते हैं और चालान का ही इम्पैक्ट इतना है कि अब ओवर स्पीडिंग की जो संख्या है धीरे धीरे घटते जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस की नजर में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस सिस्टम से शहर को जाम से निजात तो मिलेगी ही, अपराधियों पर अंकुश लगाना भी आसान होगा। ISTMS इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, ये एक तकनीकी रूप से ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज्यादा सहूलियत करेगी। खासकर नोएडा में 84 चौराहों, तिराहों और जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अत्याधुनिक कैमरे लगेंगे, जिसमें न सिर्फ 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा वाहनों के ओवर स्पीडिंग के चालान जनरेट हो सकते हैं। बाकी इसमें बताया जा रहा है कि हेलमेट के, सीट बेल्ट के और ट्रिपल रेटिंग के भी चालान जनरेट होंगे। इन हाईटेक कैमरों की सुविधा के साथ ही ट्रैफिक पुलिस अब ऑन द स्पॉट चालान की सुविधा से भी लैस हो रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के जवान के हाथ में इस मशीन को देखिए। इसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आपका चालान कटता है तो आप मौके पर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से चालान का भुगतान कर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और कोर्ट के चक्कर काटने से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग कई दूसरे जनपद के होते हैं, बहुत दूर जाने वाले होते हैं, जिनको चालान कटने के बाद ये दिक्कतें होती है कि कहाँ चालान जमा किया जाए। तो एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप चालान अपने मौके पे जमा कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि जब चालान मौके पे जमा करने की पद्धति शुरू हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट भी जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का जो रोकने का जो इम्पैक्ट है या फिर चालान का इम्पैक्ट है वो दिखने लगेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद जिले के 7 ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टरों को ये मशीनें दी गई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ऐसी मशीनें सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हाथ में होंगी, जिससे मौके पर ही चालान का भुगतान किया जा सकेगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। पटना हाईकोर्ट का नजारा अब कुछ बदला सा दिखाई देने वाला है। अब यहां के जज हाईटेक फोन इस्तेमाल करते नजर आएंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने iPhone 13 खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। क्या है इस खबर की डिटेल, चलिए आपको दिखाते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अपने यहां के जजों के लिए iPhone 13 खरीदने का प्लान किया है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से टेंडर की खातिर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पटना शहर के सभी डीलर, दुकानों, फर्म और सप्लायर से iPhone 13 Pro के दामों से जुड़ी पूरी डिटेल और कोटेशन सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा गया है। कोर्ट का प्लान 256 GB रैम स्टोरेज क्षमता वाला फोन खरीदने का प्लान है। कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस में उन शर्तों का भी जिक्र किया गया है जिनके आधार पर ही किसी कंपनी या डीलर से फोन खरीदने का टेंडर दिया जाएगा। अदालत ने अपने सप्लायर्स और डीलर से कोटेशन में अपने GST नंबर, पैन नंबर, आधार, ईमेल और रजिस्टर्ड नंबर का ब्यौरा देने को भी कहा है। कोर्ट ने इसी के साथ ये भी साफ कर दिया कि इसके लिए आवेदन करने वाले लोग पटना से ही होंगे। हाँ, इसका कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए सप्लाई करने वाले को एक कॉपी जमा करानी होगी, जिसके बाद इसका पेमेंट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। सप्लाई करने वाली कंपनी को इनके मेंटेनेंस का जिम्मा भी उठाना होगा। हाँ, अगर फोन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर वो वारंटी पीरियड में है, तो उसे मुफ्त में ठीक कराने, बदलने की जिम्मेदारी भी कंपनी या सप्लायर की होगी। वहीं पटना हाईकोर्ट की अगर बात करें तो अब तक कुल 27 जज हैं। जल्दी हाईकोर्ट को 9 और जज मिलने वाले हैं, जिसके बाद ये संख्या कुल 36 हो जाएगी। वहीं आईफोन हर साल अपनी नई सीरीज के साथ मोबाइल मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। इस साल सितंबर में आईफोन की 14वीं सीरीज जारी होगी, जिसे कि आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल के तौर पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या बात है, देखिए हाईकोर्ट के जजेस भी अब हाईटेक होने जा रहे हैं अदिति, है ना। और चलिए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। विदेश व्यापार पर आवश्यक सभी जानकारी के लिए निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्य भवन की इमारत एवं निर्यात पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। खासकर इससे MSME उद्योग को
विशेष लाभ मिलेगा। उद्योग भवन की इस नई इमारत का निर्माण इंडिया गेट के पास हुआ है और खास बात देखने वाली ये है कि एक डिजिटल भवन होगा जिसमें दस्तावेजों का ढेर बिल्कुल नहीं होगा। इस वाणिज्य भवन के निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खासकर ऊर्जा की बचत का विशेष तौर पर ख्याल यहां पर रखा गया है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस, सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पे हमेशा से ही अहमियत देते रहे हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील उन्होंने कई बार की है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से प्रेरित होकर विशाखापट्टनम के एक शख्स ने अपने गेस्ट हाउस को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से लैस किया है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसमें छत पर सोलर पैनल नहीं लगाए गए, बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सोलर पैनल से लैस है। देखिए रिपोर्ट। इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी। सौर ऊर्जा से रोशन हो रही इमारतों और घरों को भी आपने खूब देखा होगा। लेकिन विशाखापट्टनम में मौजूद 5 मंजिला ये इमारत शायद देश की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी सोलर पैनल से ही बनी है। विशाखापट्टनम के गुरुद्वारा जंक्शन पर मौजूद ये इमारत स्मार्ट इन गेस्ट हाउस है। इस इमारत की पहली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक चारों तरफ वर्टिकल सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे न सिर्फ इस बिल्डिंग की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि इतनी बिजली पैदा होती है कि इसे ग्रिड को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट है, टोटल मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में फर्स्ट है, क्योंकि ये एलिवेशन करने में सोलर पैनल लगाता है, ओपन साइट में, ये छत में सब लोग लगाता है, उन जिसको मौका है उन लोगों को लगा रहा है। लेकिन मेरा वो एलिवेशन करने में फायदा 2 है। एक तो अपना पूरा पैसा वापस आ जाएगा, पर्यावरण को अपन थोड़ा सा बचाव ये करेंगे। इस गेस्ट हाउस में 24 कमरे हैं और हर कमरे में एयर कंडीशन लगा है, यानी बिजली की जरूरत काफी है, जिसे सौर प्रोजेक्ट पूरा करता है। इमारत में लगे इस सौर प्रोजेक्ट से रोजाना करीब 100 किलोवाट बिजली पैदा होती है, जबकि बिल्डिंग की रोजाना की ऊर्जा खपत 40 किलोवाट है, यानी सीधे सीधे 60 किलोवाट की बचत रोजाना हो रही है। इस अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ग्रिड को बेचा जाता है। इससे गेस्ट हाउस के मालिक को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। खाली ग्लास या एको पैनल लगाने से टोटल डेट कैपिटल होता है, उसमें फायदा नहीं है, यानी रिवर्स आता है, नहीं पैसा वापस नहीं आएगा, टोटल डेट कैपिटल हो जाएगा। इसलिए ये सोलर पैनल्स लगाने का ये है। 100 किलोवाट मैं पैनल्स लगा दिया, 100 किलोवाट में प्रोडक्शन करता हूँ, उसमें से मैं जितना चाहिए मैं यूज करके बाकी सब मैं ग्रिड को दे देता हूँ, यानी अपना इन्वेस्टमेंट पूरा मेरे को 6 साल में वापस आ जाएगा। इस सौर प्रोजेक्ट को लगाने में करीब 40 लाख का खर्च आया है, लेकिन जिस लिहाज से बिजली बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है, उससे उम्मीद है कि 6 साल में ही पूरा निवेश वापस आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस सौर पैनल से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी पैदा कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा रहा है, बल्कि इमारत भी प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, दोनों ही मिशन जो है अपने आप में कारगर साबित होंगे। अब देखिए, दिल्ली में भी प्रदूषण की बात कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ई साइकिल को बढ़ावा देने की एक योजना है। सरकार ने ई साइकिल पर सब्सिडी देने की योजना तैयार कर ली है। इस सब्सिडी के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तरह तरह की नीतियों पर काम कर रही है। इसी के तहत अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल्स पर भी सब्सिडी देने जा रही है। जाहिर है, इससे प्रदूषण पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही तेल की मार से भी राहत मिलेगी। बुधवार से दिल्ली सरकार की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस दिशा में अगर आप देखें तो आप 1 किलोमीटर जो डीजल और पेट्रोल पे चल सकते थे, वही 1 किलोमीटर जब आप इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, किसी भी कीमत पे आपने गाड़ी खरीदी हो, फ्री मार्केट, फ्री प्राइस से आपने गाड़ी खरीदी हो, तो वो 1 किलोमीटर की आपको क्रेडिट दी जाती है एज ए यूजर। इस स्कीम के तहत जो लोग पहले बुकिंग कराएंगे उनको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मसलन पहली 1000 बुकिंग कराने वाले लोगों को 7500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और उसके बाद की 10,000 साइकिलों पर 5500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट पे संस्कृत को नई पहचान देने की तैयारी है। यहां लोगों को संस्कृत भाषा में कोविड की घोषणाएं सुनने को मिल रही हैं। देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा को लेकर क्या है इस शुभ प्रयोग की तस्वीर। कृपया अवधानम देयम। ये है देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर संस्कृत में अनाउंसमेंट होती है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ अब संस्कृत में भी अनाउंसमेंट हो रही है। मुसाफिरों को संस्कृत भाषा में कोविड संबंधी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। बीएचयू संस्कृत विभाग के अनुरोध पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। संस्कृत भाषा को सम्मान देने हेतु और ये यात्रियों को बताने हेतु कि वो ऐसे शहर में आए हुए जो संस्कृत भाषा की राजधानी भी बना जा सकता है, इसलिए संस्कृत में ये मैसेज कोविड प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया। संस्कृत में जानकारी देने का अंदाज यात्रियों को भी बेहद पसंद आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं सुना तो मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा। वाराणसी प्राचीन काल से संस्कृत का केंद्र रहा है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट संस्कृत को सम्मान देने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। बुलडोजर पे बारात की तस्वीरें आपने देखी है। अब आपको मिलवाते हैं ऐसी दुल्हन से जो खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। ये खास बारात मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निकली। जिसने भी दुल्हन के अंदाज को देखा वो मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है। बैंड बाजे संग धूमधाम से निकली बारात। इस बारात में मर्द तो हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दुल्हन यहाँ खुद घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को ब्याह का न्योता देने निकली है। देश के दूसरे इलाकों के लोगों को इस तरह की बारात भले ही अजूबा लगे, लेकिन आपको बता दें कि बुरहानपुर के गुजराती समाज में ये परंपरा है कि दुल्हन दूल्हे को विवाह का न्योता देने जाती है। गुजराती समाज में इसे कन्या गाडवी परंपरा कहते हैं। कहा जाता है कि गुजराती समाज में जिस परिवार में कोई मन्नत रहती है, उनके यहाँ दुल्हन गाडरी परंपरा के अनुसार घोड़ी पर बैठकर शादी के लिए दूल्हे को निमंत्रण देने जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए दुल्हन वैष्णवी घोड़ी पर सवार होकर अपने परिजनों के साथ बैंड बाजा लेकर बुरहानपुर के शनवारा स्थित गुजराती मोड़ वाटिक समाज वाड़ी में पहुंची। हालांकि दुल्हा इटारसी का रहने वाला है, तो बुरहानपुर से इटारसी बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा बारात निकालने की सिर्फ रस्म पूरी की गई और दूल्हे को न्योता देने के लिए वीडियो कॉल का सहारा लिया गया। गुजराती बोल रहा हूँ, मेरी भतीजी की शादी है। हमारे पूर्व समय में समाज में होता था कि लड़की अपने पक्ष के लोगों को लेकर शादी के एक दिन पहले लड़के वाले के द्वार पे जाती थी और उन्हें दूल्हे को अगले दिन बारात लेके आने का आमंत्रण वो जाके देती थी। इस लड़की हमारी कन्या रूपी होती है और अपने साथ में रिश्तेदारों को लेकर जाती है, इसलिए इसका नाम हम कन्या गाठड़ी के नाम से पूर्व से जानते आ रहे हैं। दुल्हा और दुल्हन दोनों पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन समाज की इस परंपरा का पालन करने में इन्हें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये मौका नए रिश्ते और नई जिंदगी की शुरुआत का है, उत्सव का है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का मिलन देखते ही बनता है। बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो ये अनोखी शादी की तस्वीरें आपने देख ली। अब बात उस शादी की जिसमें बारात से ज्यादा बुलडोजर की चर्चा रही। ये बारात दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल से निकली, जिसमें दूल्हा किसी घोड़ी या कार में नहीं बल्कि बुलडोजर पर चढ़कर पहुंचा। कैसा रहा बुलडोजर पर शादी का ये अनोखा सा अंदाज, चलिए देखते हैं। बैंड बाजा और बुलडोजर, कार्रवाई में घर तोड़ने से अलग ही अंदाज घर जोड़ने वाला है। पहले यूपी में बहराइच और अब एमपी में बैतूल, जहां ये बुलडोजर घर बसाने निकल पड़ा है। दूल्हे की सवारी को लेकर बारात की धुन पर दूल्हे को शाही अंदाज में जिस तरह से बुलडोजर ने घुमाया, उसने शहर में खासी सुर्खियां बटोरी है। बुलडोजर पर सवार दूल्हा भी खास है, क्योंकि वो खुद सिविल इंजीनियर है। मतलब बुलडोजर से वो खुद फ्रेंडली है। इन्हीं के बीच उसकी नौकरी चलती है, लिहाजा अपनी शादी में वो इसे खास तौर पर शामिल करने से नहीं चूके। तभी तो इस बारात को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल होते ही केरपानी गांव सुर्खियों में आ गया, जहां घोड़ी और बग्घी की बजाय बुलडोजर का जलवा दूल्हे के साथ देखने को मिला। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अंकुश एमपी के राजगढ़ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बुलडोजर के बकेट में दूल्हे अंकुश के साथ कई और लोग भी बैठे। ये बारात जब निकली तो हर कोई इसे मोबाइल में कैद करने को बेताब दिखा। बकौल अंकुश, ऐसी बारात ले जाना उसने काफी पहले ही सोच लिया था। पेशे ने उसे इस तर्ज पर बारात निकालने की एक वजह भी दे दी। मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ MTUDC में, टाटा कंसल्टेंसी में। तो एज अ सिविल इंजीनियर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बिना की JCB पे ही निकालूंगा, क्योंकि मेरा काम और मेरे इक्विपमेंट उसी में यूज होते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं JCB पे ही बिना की निकालूं। इससे पहले यूपी के बहराइच में भी इसी तर्ज पर एक दूल्हे की बारात निकल चुकी है। यहाँ बादशाह की शादी और बारात भी ऐसे ही बुलडोजर की सवारी करते हुए निकली थी। यूपी में योगी सरकार के पहले कार्यक्रम में बुलडोजर एक्शन का क्रेज दूसरे कार्यकाल में लोगों की जिंदगी में भी शामिल हो गया है, जिसकी गवाही देती ये बारात है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता की दुर्गा पूजा न सिर्फ देश में मशहूर है, बल्कि दुनिया में भी यहाँ की दुर्गा प्रतिमाओं की मांग है। यूं तो दुर्गा पूजा आने में अभी वक्त है, लेकिन हावड़ा में एक दुर्गा प्रतिमा ऐसी है जिसे महीनों पहले ही तैयार कर लिया गया और अब बेहद जल्द हावड़ा से लंदन के लिए ये दुर्गा प्रतिमा भेजी जानी है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा करीब करीब पूरी तरह बनकर तैयार है। दुर्गा प्रतिमा की आंख को बनाकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक इन मूर्तियों को रंग रोगन कर फाइनल टच दिया जा रहा है। दस फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा हावड़ा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि ये मूर्तियां मिट्टी से नहीं बल्कि फाइबर से बनाई गई हैं और इसकी एक खास वजह है इन मूर्तियों को यात्रा के दौरान टूट फूट से बचाना, क्योंकि हावड़ा में बनाई गई इन प्रतिमाओं को अब लंदन रवाना किया जाना है। हावड़ा में संतरागाछी के गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में बनाई गई दुर्गा प्रतिमा को गौरव पाल और उनके सहयोगियों ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। लंदन के एक बंगाली क्लब ने गौरव पाल को दुर्गा प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने 3 तरह की दुर्गा प्रतिमा का नक्शा तैयार किया। नक्शे के मुताबिक 10 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा प्रतिमा का स्ट्रक्चर पहले तैयार किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए मूर्ति का सांचा तैयार हुआ और फिर सांचे में फाइबर डालकर मूर्तियों को तैयार किया गया।
ये जो मूर्ति हम लोग बना रहे हैं, हम लोग 3.5 महीने से मूर्ति बना रहे हैं और ये मूर्ति जाएगा लंदन जाएगा। ये मूर्ति बन रहा है फाइबर ग्लास मटेरियल से, जो मटेरियल बहुत ही हार्डी होता है और बहुत लाइट वेट होता है। गौरव पाल की बनाई गई दुर्गा प्रतिमा पहले कनाडा जा चुकी है, लेकिन ये पहली बार होगा कि जब ये मूर्तियां हावड़ा से लंदन जाएंगी। 25 जून को मां दुर्गा की प्रतिमा को हावड़ा से लंदन के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां दुर्गा पूजा के दौरान मां की पूजा आराधना की जाएगी। हावड़ा से बैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।